मैं पलाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो शेषाद्री जी को फूल देकर सम्मानित करें। कौन है वाले? आदरणीय निर्मला जी और मित्रों, with the permission of the organizers, I will be speaking in Hindi. और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो शायद आपको ये 5 मिनट में दे देंगे। तो क्योंकि मुझे कहा गया है कि जो नेट सावी हैं और जो इंटरनेट और सोशल मीडिया में बड़े माहिर हैं और जिनके लिए ये सब बाएं हाथ का खेल है, ऐसे लोगों के सामने आज बीजेपी के बारे में कुछ बातें करनी है, ऐसा मुझे कहा गया। और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि आज के बारे में हम आपको ईमेल कर देंगे, सारा मामला आप पढ़ लीजिए। हमने कहा यार कभी कम से कम 5 मिनट आमने सामने मिल के बात तो करो, अच्छा रहेगा। मैंने उनको ये नहीं कहा कि ईमेल के चक्कर में मुझे मत पढ़ाओ। जैसे निर्मला जी ने कहा कि आज का जो विषय है, तो इफ़ आई एम नॉट बैडली मिस्टेकन, इफ़ नॉट कांग्रेस, इफ़ नो ऐसा लिखा था, इट इज़ इफ़ नॉट कांग्रेस वाई बीजेपी। और निर्मला जी ने सितारगंज का उदाहरण भी दिया। मैं उत्तराखंड में अनेक वर्षों तक प्रभारी रहा भारतीय जनता पार्टी का, और काफ़ी गाँव में घूमना हुआ है। सितारगंज भी गया हूँ और मुझे सितारगंज की एक घटना याद आई। एक चुनाव में मैं गया था सितारगंज, और हमारे कैंडिडेट थे बड़े पढ़े लिखे, उन्होंने बड़ा भाषण किया। और वहाँ जो जनता थी वो बीच बीच में वो उठ के कहने लगे, हाँ ये सब हमने सुना है, आप में और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारे बेचारे समझाने लगे, नहीं ऐसा है ऐसा है। थोड़ी देर में फिर वही शुरू हुआ। किसी ने और कहा, क्या अरे ये तो कांग्रेसी भी यही कहते थे, आप भी यही कहते हैं, क्या फ़र्क है? तो ये फिर समझाने लगे। अब समझाने में इनकी बड़ी दिक्कत होती थी उन दिनों में। निर्मला जी जैसे कोई वक्ता हमारे पास होते तो हम निभा लेते, लेकिन ये बेचारे थोड़ा घबरा रहे थे। नहीं, तब एक गांव का बीच का एक आदमी उठा, उन्हीं लोगों में से, थोड़ा मुखिया टाइप था, ऊँचे ज़रा बड़ा डंडा। तो जैसे ही वो उठा तो बाकी लोग बैठ गए। उन्होंने कहा, फिर हम समझ गए कि ये यहाँ का दादा है। तो हमने कहा कि अगर इन लोगों का इतना सवाल है तो दादा का सवाल और बड़ा भयानक होगा। तो उसने कहा, नहीं आप बैठिए। हमारे कैंडिडेट को कहा उसने, आप बैठिए, मैं जवाब देता हूँ। तो हमने कहा अभी और बड़ी दिक्कत होगी, अभी ये क्या जवाब देगा। उसने कहा कि ऐसा है, आप लोगों को याद है ना हमारे गांव में जो स्कूल है उसका एक इंस्पेक्शन हुआ था। तो उसने कहा कि उस समय क्या हुआ, इंस्पेक्शन हुआ। अब गांव के जो सरकारी स्कूलें होती हैं, इंस्पेक्टर कैसे होते हैं, क्या कैसे, हम सब जानते ही हैं। तो इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल को कहा कि देखो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमको ना बहुत स्कूलों का इंस्पेक्शन करना होता है। तो ऐसा करो, सबसे जो बढ़िया लड़का होगा उसको पहले से खड़ा कर दो, मैं एक सवाल पूछूंगा फिर ख़त्म हो जाएगा। तो प्रिंसिपल भी बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है वो सबसे, ये मतलब आप नहीं, ऐसे कोई भी, ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है। ये सबसे बढ़िया लड़का है। तो इंस्पेक्टर मुझे, हाँ बच्चे बताओ, हाथी के कितने पाँव होते हैं? तो इतने बड़ा तमीज़ से उठ के खड़ा हुआ और कहा, सर हाथी के 5 पाँव होते हैं। तो इंस्पेक्टर बड़ा चकरा गया। उसने कहा, अरे प्रिंसिपल साहब, मैंने आपको कहा था कि सबसे अच्छा लड़का जो होगा पढ़ा लिखा उसको पढ़ाओ, ये क्या कह रहा है? तो उसने कहा, साहब ये तो 5 कह रहा है, इसके पहले तो किसी ने 14 कहा, किसी ने 15 कहा, सबसे नज़दीक का यही है। तो
उसने कहा हाँ कांग्रेस भी ऐसा है, बीजेपी भी ऐसे है, लेकिन ये 14 और 5 का अंतर है, समझे? बीजेपी ठीक है। आपको लगा अगर ऐसे ही जवाब देना था, अब लोग भी समझ गए। और अब इस कहानी के बड़ा दुख की बात यह है कि हमारा कैंडिडेट जीत भी गया। सवाल ऐसा है कि एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को लेकर कि बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है, ये सब मुझे नहीं लगता है कि आज मेरे सामने जिस तरीके का के लोग बैठे हैं उनके सामने हम इस पक्ष को बहुत ज़रूरी से रखने की आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है। सवाल दूसरा है, आज का जो माहौल है उसमें इस तरीके के सवाल आते क्यों हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज हमारे सामने जो चित्र रखा गया है वो ये है कि अगर इस देश में कोई राज कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस तरीके का एक माहौल निर्माण करने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न चल रहा है। एक फैलेसी है। दूसरा एक ऐसा है कि हमारा जो देश है, यहाँ का जो समाज है, उसका कर्ता धर्ता कौन है? समाज में सब लोग सुख चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो समाज में कहेगा कि मैं बड़ा दुखी होना चाहता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। सब सुख चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं। तो ये दूसरा एक फैलेसी इस समाज में क्रिएट किया करने की कोशिश भी हुई है और हो भी रहा है कि अगर आपको गवर्नेंस चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, तो केवल मात्र ओनली पॉलिटिकल पार्टीज कैन एंश्योर दैट। दिस इज अनदर फैलेसी। एक तो यह है कि आपको अगर सुख शांति समाधान चाहिए तो राजनीतिक दल ही उसको गारंटी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। समाज में राजनीतिक दल को छोड़कर और कोई संगठन ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो समाज ही एक संगठन है। तो समाज अगर संगठित है तो उस समाज के अंदर एक और संगठित यंत्रणा की आवश्यकता क्या है? आखिर पिछले 2-3 हजार वर्षों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो उसमें एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी कभी कहीं भी नहीं था। अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा थे, अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम्स थे। एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट कहाँ था? और थर्ड फैलेसी इसके आधार पर यह है कि जो हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस की बात करते हैं, ये सब पश्चिम की देन है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ द वेस्ट। अगर पश्चिम नहीं होता, अगर हम पर अंग्रेज़ों का राज नहीं होता तो पता नहीं हम अभी तक बैलगाड़ी ही चलाते रहते थे। एक ये फैलेसी है कि आज हमारे सामने जो डेवलपमेंट है, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सब अंग्रेज़ों के कारण है। ये एक और फैलेसी है। इस सभी बातों का कारण क्या है? ये जो बात बार बार हमें कही जाती है, भिन्न भिन्न तरीके से कही जाती है, ये गलती है। और चाहे अनचाहे हम सब उसके पार्ट एंड पार्सल बन गए, हिस्से बन गए। हमने 1947 में, 1950 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्वीकार किया, कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया। स्वतंत्रता के बाद जो माहौल था, आज हम में से बहुत कम हैं, इंक्लूडिंग मी, जो 1947-50 के बाद के जन्मे हैं। लेकिन उन दिनों में जो माहौल था उसमें
कुल मिलाकर लोगों ने ये समझ लिया कि अब हम स्वतंत्र हुए हैं, अब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, और जो भी हो अच्छा बुरा इस संविधान के आधार पर हमें एक राज्य की व्यवस्था रचना करनी चाहिए। ये किया। तो 1950 की परिस्थिति क्या थी? 1950 के पहले इस देश में कोई राजनीतिक दल थे ही नहीं, हो भी नहीं सकता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस was not a political party. It became a political party only in 1950 after the advent of the constitution, which made a provision for the creation of a political party. इलेक्शन कमीशन बना, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करवाना था, उन्होंने करवा लिया। अन्यथा इस देश में पॉलिटिकल पार्टी थे ही नहीं। तो हमें जो आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिला, जो कुछ भी उसके इतिहास में जाएंगे, तो उसका कारण कौन था? नॉट कांग्रेस, क्योंकि था ही नहीं, कांग्रेस नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। परंतु 1950 से लेकर करीब करीब 1980 तक हमको क्या कहा गया? इस देश को आज़ादी किसने दी? कांग्रेस ने दिया। बड़ा प्रचार हुआ, और उस प्रचार में हमको भी लगा कि आज भी अगर कोई कहता, कोई कांग्रेसी टीवी में आके कहता कि इस देश में जब देश के लोग जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब कांग्रेस उसके आगे था, कहाँ थे बीजेपी के लोग? अरे बीजेपी था ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अब स्वतंत्रता के सेनानी के नाते जो पेंशन लेते हैं, वो तो आज अनेक बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी लेते हैं। वो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं उनकी उम्र भले 30 हो, लेकिन वो लेते हैं पैसा, ज़मीन भी लेते हैं, इंडस्ट्री भी लगाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के नाते। ये एक फैलेसी क्रिएट हुआ। अब इस फैलेसी के कारण आज हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, हम जैसे मतलब जो मंच में इधर जो खड़ा हो उसको छोड़ के बाकी, उनको भी लगता है कि हाँ, अगर इस देश में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई तो इस देश का क्या होगा? तो हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है। और फिर हम निर्मला जी को कहते हैं कि कांग्रेस के लिए आप बीजेपी कैसे पर्याय बना सकते, बताइएगा, क्यों बनाना चाहिए? हमें पर्याय क्यों बनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी पर्याय में विश्वास नहीं करती है। इस देश की राजनीतिक चिंतन में एक आमूलाग्र परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, पर्याय नहीं, परिवर्तन। क्या हमारी चिंतन होनी चाहिए? क्या पश्चिम की देन है डेमोक्रेसी? 1947 में अगर हम डेमोक्रेटिक बने तो 1947 में इस पूरे इलाके में, एरिया में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान बना, नेपाल पहले से था, बाद में बांग्लादेश बना, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी है, बर्मा है, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, अनेक देश हैं जहाँ अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज का जो रेसिडेंट कमिश्नर बैठता था, गवर्नर, वो कुवैत में बैठा करता था, और बाद में उसका जब दफ्तर दिल्ली में बन गया तो यहाँ से वो कुवैत पर राज करता था। कुवैत का गवर्नर, इंडिया का गवर्नर ही कुवैत का भी गवर्नर था। जब इंडिया को डेमोक्रेसी दिया तो कुवैत को क्यों नहीं दिया? कुवैत में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? श्रीलंका में क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? इस पूरे इलाके में जितने देश हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, वहाँ डेमोक्रेसी बड़ी दिक्कत में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है। यहाँ पर हम क्यों टिके? डेमोक्रेसी एक राजतंत्र में नहीं है, लोगों में है। जब लोग डेमोक्रेटिक हैं, चिंतन से हैं,
विशाल हैं, तब उनको डेमोक्रेसी की सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा चिंतन है। और हम ये नहीं मानते हैं कि केवल मात्र एक सरकारी तंत्र के आधार पर इस देश का राज हो सकता है। किंबहुना एक अराजकता जो फैल रही है आज, वो अराजकता is not because of the absence of political parties and governance, but it is because of wrong governance. जो इस देश की जो मूल तत्व है, आधारभूत सत्य है, उन सत्यों को परे होकर, उसको नज़रअंदाज करके जिस तरीके का एक राज्य व्यवस्था चलाने की कोशिश हो रही है, जिसका विवरण निर्मला जी ने कहा, उसके कारण लोगों के समक्ष इस प्रकार के प्रश्न निर्माण हुए हैं। अन्यथा इस देश में जिस तरीके का गवर्नेंस, जिस तरीके का राज्य शासन, राज्य यंत्रणा रही, उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम था। राज्य की व्यवस्था की जो बात थी वो बहुत कम थी, आवश्यकता नहीं पड़ती थी यहाँ पर राज्य करने की। वैसे हम आज लोकसभा का उच्चार करते हैं, यहाँ पर वैन्य, पृथु, हाय अर्जुन, ये तो बहुत कम नाम है। हमें सिर्फ मनुस्मृति की बात याद आती है। याज्ञवल्क्य स्मृति किसी ने पढ़ा ही नहीं। 27 स्मृतियाँ हो गई हैं मनुस्मृति के बाद, 27 स्मृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन। समाज किस तरीके से चलना चाहिए, समाज का संचालन कैसे होना चाहिए। आज हमारा समाज का संचालन किसके आधार पर होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हम मानते हैं। वी ऑल ड्रॉ द political and the administrative power of this country is drawn from the constitution. अब वो अलग विषय है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें हैं, अच्छी बातें हैं, गलत बातें हैं, ये अलग विषय है। उस चर्चा पर अभी हम नहीं जाएंगे। परंतु अवर डेमोक्रेसी ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आज समाज का संचालन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है। सही क्या है, गलत क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और हम सभी लोगों ने मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो सही है। लेकिन ये सदा सर्वदा के लिए सच भी नहीं हो सकता है। अगर ये सदा सर्वदा के लिए सच होता तो इस 28वें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं थी। इसके पहले 27 हो चुके हैं। मनु ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कुछ फैलेसीज थे, कुछ गड़बड़ियाँ थी, गलती थी, वो उस समाज के लिए सही था। वो समाज बदल गया, स्मृतियाँ भी बदल गई। उसके बाद कोई और आया, उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, नई स्मृतियाँ दी। उस समय के समाज के लिए वही सही था, आज के समाज के लिए ये सही है, ऐसा हम मानते हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होते हैं। देयर हैव बीन 85 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो ताकत है वो समाज में होनी चाहिए और है। तो स्मृतियाँ बनी, नए बने। अब हमारा समाज कैसा था? हम साधारणतया ये मानते थे कि जो उपासना पद्धतियाँ हैं, अलग अलग उपासना पद्धतियाँ हैं, वो सब सही हैं। आपको जिस उपासना पद्धति से आपको संतुष्टि है आप उसका अनुयायन कर सकते हैं। फेथ, जिसको बहुत लूजली आजकल हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन और फेथ एक नहीं, अलग है। और भी बड़ी गलती करते हैं हम सभी लोग, उसको हम धर्म कहते हैं, वो और बड़ी गलती है। एनीवे, वो भी अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाते हैं। ये अलग अलग होने पर भी यहाँ का जो समाज था उसने क्या कहा कि कोई भी आपका उपासना पद्धति कुछ भी हो, स्टेट
राज्य जो है, इट इज़ नो रिलीजन, वो किसी पर भी अपनी उपासना पद्धति थोप नहीं सकती है। ये हमारी आम धारणा थी। 1947 में यही धारणा थी, 1950 में यही धारणा थी। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उन्होंने कहा कि ये तो प्रियम्बल में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। वी आर ए रिपब्लिक लिखना चाहिए, वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सब कुछ लिख दिया, बट वी आर ए सेकुलर डेमोक्रेसी, ये लिखने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की। उन्होंने कहा कि कहने की क्या जरूरत है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और भारत में ये कहना कि हम सेकुलर हैं, अरे हम सेकुलर ही हैं। लेकिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा, और उन पर बड़ा प्रेशर था कम्युनिस्टों का, उनका बड़ा प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अब लिखना पड़ेगा, आप सेकुलर हैं। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, हम सेकुलर हैं। क्या हम उसके बाद सेकुलर बने? 1975 के पहले इस देश में कोई सेकुलर ही था नहीं, सब कम्युनल ही थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया आप सेकुलर है, इसलिए आप सेकुलर बन गए, तो बड़ा अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कल अगर कह देंगे आप सब करोड़पति हैं, बन जाएंगे करोड़पति। कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक मर्यादा है। सेकुलर सोशलिस्ट कहा हमको, सोशलिस्ट भी कहा, बड़ी बड़ी गालियां दी। आज कोई सोशलिज्म की बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, बीच बीच में कांग्रेस को जब समाजवादी पार्टी की आवश्यकता पड़ती है तो वो समाजवादी की बात करते हैं, सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद बड़ा कि राष्ट्रवाद बड़ा, इसकी चर्चा होती है। यानी निरर्थक चर्चाओं के आधार पर देश में एक भटकाव पैदा करना, और इस भटकाव के आधार पर ओछी राजनीति करना, निचले तरीके की राजनीति, जिन बातों का निर्मला जी ने उल्लेख किया। इस तरीके की राजनीति करके आप सत्ता पर आ सकते हैं, सत्ता पर टिक भी सकते हैं, लेकिन समाज का कल्याण नहीं होगा। राजनीतिक दल का सबसे पहला कर्तव्य है कि समाज का कल्याण कैसे हो, समाज का स्तर कैसे बढ़े, समाज का स्तर ऊंचा कैसे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सत्ता कैसे पहुंचे। समाज के आखिरी व्यक्ति को सत्ता तक आने की आवश्यकता नहीं है, सत्ता को जाना चाहिए उस व्यक्ति तक। जिस बात को स्वामी विवेकानंद ने कहा, गरीब से गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, उसको भारतीय जनसंघ के समय से हमने अंत्योदय कहा, अंतिम व्यक्ति का उदय। इस अंत्योदय के आधार पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास और समाज का सामूहिक विकास, इसका विचार करना चाहिए। अब इसका विचार समाज में दुविधा पैदा करके नहीं होगा, समाज को बांट कर नहीं होगा, आप सेकुलर और आप कम्युनल, ऐसा नहीं होगा। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र आज इस समाज में हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र, कि टू ब्रिंग द पॉलिटिकल डिबेट ऑन द लाइन्स ऑफ सेक्युलर एंड कम्युनल। ये भयंकर राजनीति हो रही है। फिर एक बार इस देश के सामने सेक्युलर और कम्युनल के इश्यू बनाकर इस देश में एक भटकाव पैदा करने की बड़ी कोशिश हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं है आज, चर्चा इस बात की है कि बड़े बड़े जैसे आर्थिक संरचनाएं जैसे टूट रही हैं। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की चर्चा होती थी पहले, आज कम्युनिज्म की कोई चर्चा नहीं करता है।
हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जेएनयू में प्रोफेसर है। उनके पास एक मित्र, वो उनका विद्यार्थी गया, उसने कहा कि सर आई वांट टू डू रिसर्च। तो उसने कहा अच्छा, वेरी गुड, आप किस विषय पर करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो अरे भाई, आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आ गए गलती से, आपको तो इतिहास के सेक्शन में जाना चाहिए था। आजकल कोई बात नहीं करता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी की, कम्युनिस्ट भी नहीं बात करते हैं, वो भी कहते हैं नहीं नहीं, वो आप कुछ और बात करिए। मुझे अपने कम्युनिस्ट मित्र ने बड़ा कहा भी उन्होंने कि वास्तव में क्या है कि गलती हमारी है। मैंने कहा क्या गलती किया? उन्होंने कहा देखिए, कार्ल मार्क्स कोई बुरा आदमी नहीं था। मैंने कहा किसने कहा बुरा आदमी था? आप ही ने कहा। उसने ऐसा था, देखिए नदी पार करनी थी तो उसने एक कहा कि आप, एक नौका है, आप नौके में का उपयोग करिए। तो हमारे पूर्वज जो थे, मतलब कम्युनिस्टों के पूर्वज हमारे, तो उन्होंने नाव को देखो तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने नाव को सिर में रख के पानी में उतर गए। अब उस नाव का उपयोग करते, किनारे चले जाते और नाव को छोड़ देते, कम से कम किनारा हो जाता। ये गलती की उन्होंने। एक दकियानूसी विचार, जो हमें कहते हैं कि बड़ा कम्युनल लोग हैं, दकियानूसी हैं, दकियानूसी विचार को लेकर आज भी वो कहते हैं कि देखिए कैपिटलिज्म का फेलियर हो गया, हमें कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर ही हो सकता है, अंत्योदय हो सकता है। और कैपिटलिस्ट तो बेचारे वो कहते नहीं है कुछ, क्योंकि जो यूरोजोन में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप में अलग विषय है, उसकी चर्चा ही करते नहीं है वो। अब ऐसे समय में इस देश को एक नए आर्थिक चिंतन देने की आवश्यकता है। कि बाकी जीडीपी वगैरह तो बातें होती रहेंगी, हमारा आर्थिक चिंतन क्या होना चाहिए? क्या इस देश ने कभी आर्थिक चिंतन की व्यवस्था नहीं की? अर्थशास्त्र के बारे में हमने कभी चिंतन नहीं किया? पढ़िए उठाकर अर्थशास्त्र को। चाणक्य ने कहा आर्थिक संरचना कैसी होनी चाहिए, लेकिन चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि यही सत्य है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ इट। ये कभी नहीं कहा। उसने कहा कि हर प्रत्येक समय में राजा को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत करके कंसेंसस, आजकल बड़ा शब्द चल रहा है कंसेंसस, इसके आधार पर आर्थिक रचना करनी चाहिए, ये कहा उसने। यहां तक ये भी कहा कि जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, शस्त्र और शास्त्र, इसकी निर्मिति राज्य के लोगों के द्वारा होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा करप्शन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में है। तो चाणक्य को बेचारे को पता नहीं था उन दिनों में कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ा पैसा है, नहीं तो वो लिखता नहीं था ऐसा। ऐसा एडवाइस कोई देता है नंद को? उसने बड़ा सोच समझ के कहा। उसने कहा क्योंकि एक ये सब ऐसे विषय हैं, इसलिए उसने कहा कि पानी में रहने वाला मछली कब पानी पीता है, इस पर नज़र रखना बहुत कठिन है। ऐसे ही सरकारी व्यक्ति, राजा का काम करने वाला जो कारीगर है, कार्यकर्ता है, वो कब पैसा चुराएगा, राज मुद्रा चुराएगा, इस पर आप नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। ये चाणक्य के वाक्य हैं। करप्शन के बारे में उन्होंने कम सोचा नहीं था, कोई नई बात नहीं थी, हमें व्यवस्था मालूम थी, पता था कि करप्शन विल बी देयर, परंतु इस पर नियंत्रण कैसे करें? केवल राज्य व्यवस्था से नियंत्रण नहीं होता है, व्यक्ति के हृदय के परिवर्तन के आधार पर होता है नियंत्रण। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से यह विषय रखा, ये विचार रखा
भारतीय जनता पार्टी कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का इतिहास के बारे में जानते हैं, 1980 में राजनीति के नाते, पॉलिटिकल पार्टी के नाते बने। 1951 में भारतीय जनसंघ बना। उसके पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। और उसके पहले भी बहुत से मनीषी ऐसे थे जिन्होंने भारत का मूल चिंतन के बारे में विचार किया और ये कहा कि इस देश का आकलन, इस देश का संचार, इस देश का संचलन, इस देश के नीति नियम अगर निर्धारित होंगे तो अमेरिका और ब्रिटेन और रूस में नहीं होगा। इस देश का नीति नियम दिल्ली में होना चाहिए। इस देश का नीति नियम इस देश के गलियारों में होना चाहिए। इस विचार पर आधारित एक राष्ट्रवाद की ताकत को लेकर चलने वाली एक राजनीतिक दल के नाम से भारतीय जनता पार्टी है। यदि कांग्रेस रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है उस विचार के लिए एक स्थान समाज में है। उस स्थान को प्राप्त करके सत्ता के लिए राजकारण नहीं, परंतु समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति में प्रेरित होकर आने वाले लोगों का संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी को हम इवॉल्व करना चाहते हैं। अब इसमें अगर गलती कुछ होती है तो उसको सुधार कर उसको ठीक करने का जो अधिकार है वो जनता को है, वो लोगों को है। ये लोक शक्ति है। इस लोक शक्ति को उजागर करना, जागृत रखना और इसके आधार पर इस देश के लिए जो अच्छा होगा उस प्रकार का काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और ये आप सभी लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी गलतियों को उजागर करके उसको भी सही रास्ते में लाने का काम आप सभी लोग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अच्छा काम है और इस काम में यथा योग्य जो शक्ति प्रदान करना चाहिए वो सब हम समय समय पर करते रहेंगे। धन्यवाद। दो सवाल। आपने कहा कि मनुस्मृति के बाद में 26 और स्मृतियाँ आई और भारतीय घटना 28वीं स्मृति है। क्या आप इसको अंबेडकर स्मृति कहेंगे या नेहरू स्मृति कहेंगे? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई आपने कहा और गोडसे जी ने महात्मा गांधी का वध किया। क्या नेहरू का वध किया होता तो भारत की स्थिति अलग होती आज के जमाने में? मैंने जो उल्लेख किया था स्मृतियों का, ऐसे बहुत से स्मृतियां हो गई हैं और मुझे याद है बहुत पहले एक बार किसी भाषण में श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि इंडिया इज़ ए न्यू नेशन। उसके संदर्भ में ये विषय था। वी आर नॉट ए न्यू नेशन। हम कल के बच्चे नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर 27 स्मृतियाँ हो गई हैं और इन स्मृतियों को नाम अब हम दे रहे हैं। इसीलिए आज से 5000 साल के बाद जो लोग आज का इतिहास का वर्णन करेंगे वो शायद ये लिखेंगे कि ये अंबेडकर स्मृति है या कुछ भी। हालांकि आज भी आप अगर थाईलैंड कभी जाएंगे, थाई पार्लियामेंट में वहाँ पर एक स्टैचू है और वो है मनु का, थाई पार्लियामेंट में, और उसके नीचे लिखा है द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने नहीं लिखा, हमारे यहाँ पर स्टैचू नहीं है, उनके यहाँ पर है। यानी ये एक बात ऐसी है, लॉ कहिए या स्मृति कहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहिए, इट्स ए यूजफुल टूल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। इस दृष्टि से मैंने उदाहरण दिया। और रही बात आरएसएस की, 1948 में जो हुआ उसका आरएसएस ने बहुत कड़े शब्दों में खंडन किया और महात्मा जी का जो एक रोल था स्वतंत्रता में, उसमें कोई डाइल्यूशन को हम नहीं मानते हैं। वी कंसिडर हिज रोल एज समथिंग
very monumental. इसीलिए उस विषय पर अलग चर्चाएं हो सकती हैं। और जिस तरीके से एक राजनीति चलाने की बात है, एक नेगेटिव राजनीति चलाने की बात है, उस नेगेटिव राजनीति पर हम कभी विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी डजंट बिलीव इन द काइंड ऑफ नेगेटिव पॉलिटिक्स। किसी और व्यक्ति के आधार पर राजनीति चलाना, ये हम मानते नहीं हैं। सवाल वो नहीं था, मैंने पूछा महात्मा गांधी के बजाय अगर नेहरू को खत्म किया जाता तो नहीं। क्या होता? देखिए, किसी व्यक्ति को ख़त्म करना, ये जो नेगेटिविटी होती है, वी डोंट बिलीव इन दैट नेगेटिविटी एट ऑल। हाँ, विचार अलग बात है, विचारों के बारे में हम मान सकते हैं। बहुत से खंडन हुए हैं उस समय भी। भारतीय जनसंघ के जो निर्माता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में थे, मिनिस्टर थे। बहुत से लोग उस समय 1951-52 में बहुत से ऐसे लोग थे जो कैबिनेट में थे, जो अच्छे अच्छे पोस्ट में थे, नेहरू जी से भी सीनियर थे। वो लोग इनके किसी न किसी विषय को लेकर नाराज़गी व्यक्त किया और चले गए। राजगोपालाचारी तमिलनाडु चले गए और उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की शुरुआत की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की शुरुआत की। जो कांग्रेस का उस समय ट्रेजरर थे कुलपति मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने कहा, राजनीति से उन्होंने छुट्टी ले ली और उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। ऐसा नहीं है कि उस समय नेहरू से किसी ने विरोध नहीं किया, बहुत लोगों ने विरोध किया, परंतु अलग अलग समय की बात थी, उस समय का विषय अलग था। इसीलिए हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं, परंतु उस व्यक्ति के जो विचार थे, जो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं थे, उसका हम विरोध करते हैं। बीजेपी पर हिंदू तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं और आपने हिंदू हितों का पूरा ध्यान नहीं किया है। नहीं, ये सवाल जो है ना, एक और हम पर आरोप लगता है कि आप हिंदुत्ववादी हैं, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि आप हिंदू हितों का रक्षण नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। बट दिस इज़ व्हाट आई मेंशन्ड ड्यूरिंग माय टॉक आल्सो, कि इस देश की जो राजनीति है ना, वो अगर हम कम्युनल वर्सेस सेकुलर के आधार पर करने लगेंगे तो फिर यू विल गेट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव गॉट नाउ। सो वी आर टू बी ब्लेम्ड। हमें इस डायलॉग को, इस डिबेट को बदलना पड़ेगा। और मुझे याद है कि एक माइनॉरिटी कमीशन के जो लोग थे, उनकी एक डेलीगेशन गई थी गुजरात में। तो 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को भी मिलना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को मिले, तो मुख्यमंत्री को उन्होंने पूछा कि बड़े अथॉरिटेटिव टोन में पूछा, बताइए आपने गुजरात के माइनॉरिटी के लिए क्या किया? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, कुछ नहीं किया। तो अब ये चुप बैठ गए। अभी इनका दूसरा सवाल ही नहीं सूझ रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेकिन ये आपका दूसरा सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ, आपने गुजरात के मेजॉरिटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो गुजरात के करोड़ों जनता के लिए करता हूँ, मैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लिए नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारा स्टैंड है, अपीसमेंट ऑफ नन बट जस्टिस फॉर ऑल। ये हमने बार बार कहा है, हम किसी को अपीस नहीं करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू थ्रो अपीसमेंट लाइक ए बेट, जैसे ये हम नहीं करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम जस्टिस फॉर ऑल भी पर विश्वास करते हैं। ये हमारा चिंतन है। इसीलिए ये आरोप करना बहुत आसान है, और ये आरोप तब तक होते हैं जब तक चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव के बाद ये सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, और वही लोग जो हम पर आरोप करते हैं क्या बड़े कम्युनल हैं, बाद में मीटिंग के बाद आके पूछते भी हैं कि साहब आपको क्या लगता है 200 सीटें आपको कैसी आएंगी? अगर 200 सीटें आ गई तो हम आपके साथ हैं, आप समझिए।
अब कुछ बातें हम आपको ज़्यादा बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर